हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसमें आज हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग सेशन के बारे में, और वो भी किस लैंग्वेज में। तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी करा दिया जाए। उसी डिमांड को हम फुलफिल करने के लिए यहाँ पे आज आप लोगों के लिए इंग्लिश राइटिंग में मीन्स की इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग फ्रेम करके लाए हैं, जो कि साथियों इंडियन एविडेंस एक्ट से है। और ये आज जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं ये पार्ट फर्स्ट है। तो साथियों आप लोगों को थंबनेल देख करके ही पता चल रहा होगा कि ये जो भी मैंने आंसर राइटिंग यहाँ पे किया है सभी के सभी इंडियन एविडेंस एक्ट से है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ही दिख रहा है जब आप यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ठीक। अब देखिए इस पे किस प्रकार से हमने आंसर राइटिंग किया है। साथियों जब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की, आंसर फ्रेमिंग की और मेन एग्जामिनेशन में, मेन एग्जामिनेशन का डिज़ायर क्या होता है और आप मेन एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग करके किस प्रकार से एग्जामिनर का डिज़ायर आप फुलफिल करते हैं। जब हम आंसर राइटिंग करने जाते हैं, अभी मैंने मेन एग्जामिनेशन का कराया था यूपी पीसीएसजे का, उसमें भी काफ़ी लोगों ने बहुत हमको प्यार दिया था, बहुत ही हमारा सपोर्ट किया था, बहुत लोगों ने अच्छे से हमारा आंसर राइटिंग देखा था। तो साथियों उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक आंसर राइटिंग लेकर के आ रहे हैं जो कि आपके उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों हम उसी आंसर राइटिंग्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए 100% रेलिवेंट होगा। रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। सिर्फ हमारा मकसद यहाँ पे जो हमारा इंटेंशन है, आपको ये शो नहीं करना है कि सिर्फ मैं आया और आंसर आपको दिखाकर आंसर रीड आउट करके मैं चला गया। ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आपको आंसर लिखना सिखाऊंगा। अगर मैंने आपको आंसर लिखना सिखा दिया तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आंसर लिखना जान जाएंगे, क्योंकि जो लड़का, जो स्टूडेंट है, जो भी छात्र हैं, जो भी छात्राएँ हैं जिन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, जाहिर सी बात है उनके पास इतनी कॉम्पिटेंसी होती है कि वो उस एक्ट के बारे में जान रहे हैं। जब वो एक्ट के बारे में जान रहे हैं, बस मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पॉलिश करता हुआ चलूंगा। पॉलिश करने का मतलब बस मैं धीरे धीरे आपको शेप देता चलूंगा, आप आराम से अपना आंसर राइटिंग कर लेंगे। तो ये साथियों स्ट्रेटेजी था, इसी स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे तो पहले हम आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं। और ये आंसर राइटिंग रिलेटेड किससे है साथियों, तो ये आंसर राइटिंग रिलेटेड है आपका IEA से, मीन्स की इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से रिलेटेड है। साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। ये जो रेलिवेंसी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज फैक्ट। अब फैक्ट क्या होता है, फैक्ट सबसे पहले हमको देखना पड़ता है ये फैक्ट होता क्या है, फैक्ट कहाँ पे डिफाइन किया गया। जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं साथियों तो हमको फैक्ट देखने के लिए कहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साथियों तो आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जब हम फैक्ट देखते हैं तो ये हमको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ये सेक्शन नंबर 3 में मिलता है देखने के लिए। और सेक्शन नंबर 3 हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या कहता है साथियों, तो जो सेक्शन नंबर 3 हमारा बात करता है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस की बात करता है। किसकी बात करता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस की बात करता है। और साथियों सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो आपको कितने प्रकार के इंटरप्रिटेशन देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको टोटल 10 प्रकार के इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलते हैं। जिसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है साथियों, 10 इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस में सबसे तो पहले आपको कोर्ट देखने के लिए मिलता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका मेमोरी क्या हो जाएगा, एट द टाइम रिफ्रेश हो जाएगा। सारे सेक्शंस से, सारे एक्ट से आप क्या हो जाएंगे, रूबरू हो जाएंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस को देख लेते हैं। क्योंकि इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस और डेफिनेशन क्लॉजेस देने का मेन उद्देश्य यही है कि जो बार बार मीनिंग आएगा वो किसके हिसाब से निकाला जाएगा, किसके अकॉर्डेंस में निकाला जाएगा, तो वो डेफिनेशन क्लॉजेस के या फिर इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस के अकॉर्डेंस में ही मीनिंग निकाला जाएगा। सबसे पहले हमारे पास कोर्ट आता है, कोर्ट के पास क्या आता है, रेलिवेंट आता है, फिर फैक्ट इन इशू हमारे पास आता है, फिर फैक्ट इन इशू के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है, और डॉक्यूमेंट के बाद हमारे पास क्या आता है साथियों, जैसे ही डॉक्यूमेंट हमारा खत्म हो जाता है हमारे पास एविडेंस आता है। एविडेंस के बाद हम प्रूफ करते हैं, डिसप्रूफ करते हैं, नॉट प्रूफ करते हैं। कहाँ पे करते हैं, इंडिया में करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है, तो सेक्शन नंबर 3 के डेफिनेशन क्लॉजेस के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। यहीं से हमको क्या देखने के लिए मिला है, हमको फैक्ट का भी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत ही देखने के लिए मिलता है। और फैक्ट के अंतर्गत क्या आता है साथियों, तो फैक्ट के अंतर्गत आता है एक्सप्रेशन आता है। फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू के बारे में बात करता है, मीन्स इंक्लूड, इसके अंतर्गत क्या आता है, ईदर बाई इटसेल्फ कनेक्शन विथ वन फैक्ट्स टू अनदर। इसमें क्या होता है, एक फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट से क्या होता है, कनेक्ट होता है, इसी चीज़ के बारे में। अब इतना चीज़ आपको मोटा मोटा समझ में आएगा। अब जब आंसर राइटिंग आप करेंगे तो आपको और भी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आंसर राइटिंग में कह रहा है कि किस तरह से आप आंसर की फ्रेमिंग करेंगे।
ये तो था ओवरव्यू। ओवरव्यू आपको जानना जरूरी है जब कभी भी क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं। ये आपके अगर एग्जामिनेशन में आएगा भी तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, इसीलिए इसका आंसर जो होगा बहुत बड़ा नहीं होगा। अगर यही आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता या फिर आपका अगर यही 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता तो मैं उस क्वेश्चन के लिए मैं इसको एलिब्रेट करता। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मीन्स कि अगर आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 4 पेज में क्या करेंगे, लिखेंगे। 4 पेज में अपने आंसर को लिखना है, यही एक रूल होता है। इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, तभी आप मेन एग्जामिनेशन में अपने पूरे आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं, वरना कहीं ना कहीं आप गड़बड़ हो जाएंगे। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंस आपको ये है कि आपको पर डे 20 पेजेस लिखना है। पर डे 20 पेजेस लिखना ही लिखना है। अगर आप मेन एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं, किसी भी स्टेट जुडिशरी के लिए पर डे 20 पेज लिखना है। ये आज से आप लोग गांठ बांध लीजिए कि पर डे आज से ही 20 पेज लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब व्हाटएवर आप कुछ भी लिख रहे हैं, आप आईपीसी लिख रहे हैं, सीपीसी लिख रहे हैं, सीआरपीसी लिख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं या करंट अफेयर रिलेटेड मैटर्स को लिख रहे हैं, आप पर डे 20 पेज लिखिए। बस ये मेरा मानना है, बाकी जाए जो जहाँ जाना है। देखिए अब हमारा आंसर स्टार्ट होता है। व्हाट इज फैक्ट। सबसे पहले आपने फैक्ट के बारे में जान लिया कि सेक्शन नंबर 3 में जो कि हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज है, उसी इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज में हमको फैक्ट को डिफाइन किया गया है। अब जब ये फैक्ट को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है आंसर में, अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट डिफाइन फैक्ट इट मीन्स एंड इंक्लूड। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। जब कभी भी आप आंसर राइटिंग करने बैठिए साथियों सामने बेयर एक्ट जरूर रखिए। कम से कम 1 महीना आप बेयर एक्ट के साथ रहिए। बेयर एक्ट से आपको फैमिलियर होना है। बेयर एक्ट के कीवर्ड को ही आपको अपने आंसर में लिखना है। उलूल जुलूल बातें नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास एट द टाइम यहाँ पे टाइम नहीं रहता है कि आपके उलूल जुलूल बातों को देखेगा, वो की फैक्टर को ही पकड़ेगा। अगर की फैक्टर आपने अच्छे से वहाँ पे एलिब्रेट किया है तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स देगा, आपका मार्क्स नहीं काटेगा। कह रहा है फैक्ट के अंतर्गत क्या इंक्लूड होता है। एनी थिंग्स, क्या चीज़ इंक्लूड होता है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। ये आपका बेयर एक्ट का लैंग्वेज है और यही बेयर एक्ट लैंग्वेज आपको क्या करना होता है, ये लिखना होता है। कब लिखना होता है, जब आप की फैक्टर लिखते हैं, की वर्ड लिखते हैं तो ये की वर्ड होता है। और यही 2 चीज़ें आपको कहाँ से लेना है, ये दोनों चीज़ें आपको बेयर एक्ट से ही लेना है। अगर ये चीज़ आपने बेयर एक्ट से लिख दिया, बाकी राम कहानी या कुछ भी लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट कर रहा है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। ये क्या होता है, ये सभी के सभी फैक्ट के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो यही आपका मेन थीम है और यही एग्जामिनर देखेगा। बाकी आपने क्या लिखा है उससे मतलब नहीं होता है, यही एक स्ट्रेटजी होता है। देखिए आगे कर रहा है 10 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फैक्ट अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ऑफ 2 काइंड्स ऑफ। कितने प्रकार के फैक्ट होते हैं साथियों, तो आप सभी को पता है, फिजिकल फैक्ट होते हैं और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं। अगर ओरिजिनली फैक्ट्स की बात करते हैं तो हम लोग कहीं भी देखते हैं, कहते हैं या तो फिजिकल फैक्ट हमको, या तो हमको फिजिकली वहाँ पर ले चल करके दिखा दो, या फिर हमको साइकोलॉजिकल फैक्ट्स दिखाओ। तो ये दोनों प्रकार के फैक्ट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इसके सपोर्ट में अब आप क्या लिखेंगे भाई, एग्जामिनर को आपको सपोर्ट भी तो करना है, बताना भी तो है कि कैसे पता है कि एक फिजिकल फैक्ट होता है और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। इसके रिलेवेंसी में आप क्या देंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो भी जजमेंट आए हैं, एट द टाइम आपको जजमेंट याद आता है तो आप जजमेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, कोट करेंगे, जिससे कि जो आपके ऑनरेबल जो भी आपके कॉपीज को चेक करेंगे, ऑनरेबल लॉर्डशिप करें या फिर कोई भी आपके प्रोफेसर साहब कॉपी चेक करें, तो उनको लगेगा कि नहीं, बच्चे के द्वारा जो भी आंसर को एनालिसिस किया गया है इनके अकॉर्डेंस में ही एनालिसिस किया हुआ है। अकॉर्डेंस का मतलब ये हो गया कि जो क्वेश्चन की डिज़ायर थी, क्वेश्चन को आपने लिखा तो है ही है, बेयर प्रोविजन तो आपने लिखा ही है, साथ साथ आपने केस लॉ के साथ भी उस आंसर को क्या किया है, सपोर्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट इन एचपी एडम वर्सेस ओम प्रकाश 1972 आल्सो हेल्ड फैक्ट इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल फैक्ट बट आल्सो साइकोलॉजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट। इन सभी चीज़ों को क्या करना है, आपने अपने केस लॉ के माध्यम से भी बता दिया। अब एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, इस बच्चे के द्वारा क्या किया गया, अच्छे से एनालिसिस किया गया है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन का अच्छे से आपने आंसर यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे शो कर दिया। तो देखिए इसके साथ में आपने क्या कर दिया, एक लगा दिया यहाँ पे, केस लॉ लगा दिया, ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है साथियों, तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 में से आपको 4 नंबर तो डेफिनेटली मिलेंगी। अगर आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा रहा तो आपको 5 में से 5 भी यहाँ पे दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों आज जो भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ, सभी के सभी 5-5 नंबर के ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप लोग इससे पहले फैमिलियर हो जाएंगे, पहले 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथियों इससे प्रीवियसली भी मैंने आंसर राइटिंग कराया है जो कि इंडियन पेनल कोड का है, अगर आपने उसको नहीं वॉच किया है तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, उसमें भी मैंने पार्ट फर्स्ट करा दिया है, आज पार्ट सेकंड इस आंसर राइटिंग के बाद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है
राइट नोट ऑन फैक्ट इन इशू इलुस्ट्रेटेड योर आंसर। अब एक फैक्ट लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, किसके बारे में? तो फैक्ट इन इशू के बारे में। तो आप फिर कैसे लिखेंगे? अगर फैक्ट इन इशू से रिलेटेड सभी मैटर्स को आप डील कर लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइडेड डेफिनेशन ऑफ फैक्ट इन इशू। कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है? तो साथियों ये गांठ मान लीजिए कि सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज है, और इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज में ही हमको फैक्ट इन इशू देखने के लिए मिलता है। ये बात तो आपको डेफिनेटली लर्न हो जाना चाहिए। इट मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विथ और फैक्ट। इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि आपको एग्जामिनर को शो करना है तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और अंडरलाइन किया जा सकता है। ठीक, आगे कर रहा है, गोज ऑन टू प्रूव और डिसप्रूव एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? जब आप फैक्ट इन इशू की बात करते हैं तो फैक्ट इन इशू में ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं। आगे कर रहा है, अब साथियों इसको इलुस्ट्रेट करना है, उसमें नेचर को देखने के लिए मिलता है, उसके एक्सटेंट को देखने के लिए मिलता है। किसके? फैक्ट इन इशू के नेचर को देखने के लिए मिलता है, उसके एक्सटेंशन को देखने के लिए मिलता है, उसके किसी भी प्रकार के राइट्स को देखने के लिए मिलता है, लाइबिलिटीज डिसेबिलिटीज asserted by one person in the suit or proceeding and denied by the another fact। तो इसी प्रकार से होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है? उसको प्रूफ करने का कोशिश किया जाता है, और किसी व्यक्ति के द्वारा डिनाइड करने का कोशिश किया जाता है कि नहीं साहब ये इस प्रकार का तो नहीं था, मैंने इस प्रकार का नहीं किया था, मैंने इस प्रकार का नहीं देखा था। जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, जब कभी आप बहस सुनेंगे, जब आर्गूमेंट को आप सुनेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ये सारी बातें आपके सामने एज यूजुअल आपको देखने के लिए मिलेंगी, और यही सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यही आंसर राइटिंग में करना, और आंसर राइटिंग में बस यही पकड़ना है जो हमारा कीवर्ड कहा है। अगर 5 नंबर का अगर आंसर आपके पास लिखने के लिए आ रहा है तो आप कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को लिखेंगे, टू द पॉइंट। आगे करें, फैक्ट इन इशू, दिस आर दोस फैक्ट्स, ये वो फैक्ट होते हैं विच आर एलेज्ड बाय वन पर्सन एंड डिनाइड बाय द अदर पर्सन प्लीडिंग इन अ सिविल सूट। एक पार्टी के द्वारा लगाया जाता है आरोप और दूसरे पार्टी के द्वारा क्या किया जाता है? उसको मना किया जाता है कि साहब इस प्रकार का तो एक्ट मैंने किया ही नहीं था, इन्होंने क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमारे ऊपर फर्जी इस प्रकार से एलिगेशंस चार्जेस हमारे ऊपर फ्लेम कर रहे हैं। और एलेक्ट बाय द प्रोसिक्यूशन एंड डिनाइड बाय द एक्यूज्ड इन द क्रिमिनल केसेस। इस प्रकार से सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया जाता है? हैंडल किया जाता है। आगे देखिए करा, दिस फैक्ट आर नोन एज फैक्टम प्रोवेंडम। इसको हम लोग क्या करते हैं? फैक्टम प्रोवेंडम के नाम से जानते हैं। ऑन दी अदर हैंड रिलेटेड रेलिवेंट फैक्ट आर नोन एज द फैक्टम प्रोवेंसिया। और ये भी आपको लिखना होता है कि फैक्टम प्रोवेंडम किसको कहते हैं और फैक्टम प्रोवेंसिया किसको कहते हैं, अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड किसी भी आंसर राइटिंग को फ्रेम करते हैं तो। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? आप केस लॉ दे सकते हैं, इलुस्ट्रेशन दे सकते हैं, साथ ही साथ आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल को आप किस तरह से अपने आंसर के सपोर्ट में लिखेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है, ए वॉज मर्डर्ड बाई बी, ए ने बी का मर्डर कर दिया। इन सच ए केस द फैक्ट इन इशू विल बी, यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या है? वेदर बी किल्ड ए, क्या बी ने ए का मर्डर किया है? वेदर बी हैड इंटेंशन टू किल ए, वेदर द एक्ट ऑफ बी कम्स अंडर एनी जनरल एक्सेप्शन प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर नंबर 4 ऑफ IPC एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। अगर आपको किसी भी एक्ट का या किसी भी लॉ का अगर आपको रेफरेंस देना है तो आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा जिससे यहाँ पे लिखा गया है। अगर आपको IPC का रेफरेंस देना है तो आपको साथ ही साथ एक्ट नंबर भी लिखने की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ आपको पूरा वहाँ पे सेक्शन भी कोट करने की बात हो रही है। कह रहा है कि अगर इस प्रकार से इन्होंने किसी भी प्रकार का अगर बचाव लेना चाहा है तो बचाव हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो जब हम IPC को डील करते हैं, IPC के चैप्टर नंबर 4 को डील करते हैं जिसमें जनरल एक्सेप्शंस की बात की जाती है, तो जनरल एक्सेप्शंस के अंडर ये क्या कर रहा है? ये इनका एक्ट जो इनके द्वारा कमिट किया गया ये फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट का यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बचाव ले रहे हैं, तो ये भी आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया। ये भी 5 नंबर का आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करिए, आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डेंस में आंसर फ्रेम करिए। मेरा आंसर अपना फ्रेम करिए, आप अपने तरह से सोचिए, आप अपने दिमाग लगाइए, आप अपना माइंड अप्लाई करिए और अपने हिसाब से आप आंसर को फ्रेम करना स्टार्ट करिए। कह रहा है व्हाट इज रेलिवेंट फैक्ट। अब रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है? डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। इस प्रकार से भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंशिएट बेट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फैक्ट इन इशू में एंड रेलिवेंट फैक्ट में अंतर कहाँ है। साथियों जब हम रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू की बात करते हैं तो हमको मोस्टली देखने के लिए कहाँ मिलता है? तो हमको चैप्टर नंबर 2 में देखने के लिए मिलता है। सबसे तो पहले आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है। तो
इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1872 में आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है, चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिलता है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं और इसके रेंज की बात करते हैं साथियों, तो ये रेंज हमको सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 में हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की, तो सेक्शन नंबर 5 में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट की बात करता है। भाई जो भी हम एविडेंस लेंगे वो या तो फैक्ट इन इशू पे लेंगे या तो रेलिवेंट फैक्ट पे लेंगे। इस तरह से आप फर्जी कोई भी आप एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं पेश कर सकते हैं। अगर फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है, अगर उस मामला से रिलेटेड है, तब तो मैं उसको डेफिनेटली लूँगा कोर्ट ऑफ लॉ में, या फिर रेलिवेंट फैक्ट है तब तो मैं लूँगा उसका एविडेंस। अगर इससे रिलेट नहीं कर रहा है तो मैं उसका एविडेंस नहीं लूँगा। यही बात हमारा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन को आप लोगों ने अगर समझ लिया तो आंसर अपने आप लिख जाएंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 3 ऑफ द एक्ट of the fact said that the relevant to another when one fact is connected to the other। फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट हम किस तरह से कहेंगे, जब एक फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट से क्या होता है, रिलेट होता है, रिलेटेड होता है, को रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है, तभी तो हम कहते हैं कि ये फैक्ट क्या है, उससे रिलेटेड है। इन एनी ऑफ वेज रेफर्ड इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। और वो किससे रिलेवेंसी होता है, रिलेटेड फैक्ट से क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि रिलेटेड फैक्ट से वो क्या होना चाहिए, डेरोगेट होना चाहिए, डेरोगेट नहीं होना चाहिए, वो उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ मैच करते हुए होना चाहिए। तभी हम सेक्शन नंबर 5 के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार के फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट का हम क्या कर सकते हैं, वहां पे एविडेंस ले सकते हैं। कर सेक्शन 3 डज नॉट गिव अ क्लियर डेफिनेशन। सेक्शन 3 में आपको क्लियर पूरा डेफिनेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, बट ओनली स्टेट्स दैट ओनली फैक्ट इज रेलिवेंट टू other when one fact is connected to the other in the manner provided under section 6 to section number 55। सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 के बीच में हमको क्या दे रहा है कि किस किस प्रकार से हम इन चीज़ों को लेंगे, किसको लेंगे, फैक्ट इन इशू में लेंगे कि रेलिवेंट फैक्ट में लेंगे। ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये हम सेक्शन नंबर 6 से लेकर सेक्शन नंबर 55 के बीच में हमको देखने के लिए मिलता है। और अगर सेक्शन नंबर 5 की हम बात करते हैं सिर्फ साथियों, तो सेक्शन नंबर 5 कहता है कि भाई कोई भी हम एविडेंस लेंगे वो फैक्ट इन इशू पर लेंगे या फिर रेलिवेंट फैक्ट पर लेंगे। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई। इन अदर वर्ड्स रेलिवेंट फैक्ट आर दोज फैक्ट्स विच आर नॉट देमसेल्व्स इन इशू बट दे आर सो कनेक्टेड। वो क्या होना चाहिए, सो कनेक्टेड होना चाहिए विथ फैक्ट इन इशू सच दैट दे असिस्ट इन गेटिंग एट द ट्रूथ ऑफ द फॉल्सहुड ऑफ द फैक्ट इन इशूज के बारे में यहाँ पे आपको पता चल सके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कह रहा है, अब सेक्शन नंबर 5 को यहाँ पे एलिब्रेट किया जा रहा है। कह रहा है सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट क्लियरली स्टेटेड दैट in any suit of proceeding evidence may be given of fact in issue and relevant fact and of no other according to the Stephen it has been a certain degree of prohibited value in it। और उसमें क्या होना चाहिए, उसमें प्रोहिबिटिव वैल्यू भी होना चाहिए। ये आपने बता दिया सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। अब साथियों यहाँ पे डिफरेंस भी देख लीजिए। क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा था, हमारा क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा था, तो उस चीज़ को भी हमको एट द टाइम लास्ट तक हमें नहीं भूलना चाहिए कि आखिर में क्वेश्चन पूछा क्या था। क्वेश्चन डिफरेंशिएट बेस्ड पूछा था, वही डिफरेंशिएट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। कर रहा है डिफरेंस बिटवीन फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। कर रहा है अ फैक्ट इन इशू इज दैट फैक्ट विच either by itself or through connection which other fact goes on to prove or disprove of existence of or non-existence of a right or liability whether a relevant fact is this fact through which fact in issue of the disproved के बारे में बात यहाँ पे कर रहा है। फिर यहाँ पे सेकंड कह रहा है a fact in issue is called the principal fact or factum probandum whether a related fact is called the evidentiary fact and factum प्रोवेंशियस के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोनों का आपने डिफरेंस भी बता दिया और ये सभी क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स में आएंगे, तो साथियों सभी के सभी क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो साथियों ये था आज का पूरा सेशन। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली मोटिवेशन आता है तो हम पार्ट सेकंड भी आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, और आप लोगों का पॉजिटिवली मोटिवेशन और कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं आता है तो फिर हम इसको इंग्लिश वाला नहीं कराएंगे। तो साथियों आप लोग प्लीज़ हमको कमेंट करके बताएं कि क्या आपको किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर चाहिए। मैं सभी के सभी क्वेश्चन आंसर सभी के सभी एक्ट का मैं आपको ये ऐसा प्लेटफॉर्म मैं दे रहा हूँ, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं PCSJ के लिए दूंगा। मीन्स कि प्रोविंशियल सिविल सर्विस फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन, किसी भी स्टेट का जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस आपसे नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लेंगे। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। साथियों अगर आपको लगता है कि इसका PDF आपके पास होना चाहिए तो आप लॉ विथ रोनित यहाँ पे ये टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और एज यूजुअल वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, PDF को भी
गेन कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे रिलेटेड आपको बात करना चाहिए हमसे, तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। साथियों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ किसी भी जुडिशरी से, तो वो सारी अपडेट आपको मिलता रहे एट द टाइम। तो साथियों इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।